आज का एग्ज़ाम बहुत शानदार हुआ। आज की हम आंसर की देखेंगे। RCT एग्ज़ाम फरवरी 2021 जो आज एग्ज़ाम हुआ। ये जो हमारे पास है वो 20 सीरीज़ की बुकलेट है जिसके हम आंसर देखेंगे। इससे पहले मैं रोहित रावल आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल साई गुरुकुल पे। क्वेश्चन नंबर 1 में आमतौर पर ईमेल द्वारा उपयोगकर्ताओं को एक लिंक पर क्लिक करने और उसके द्वारा व्यक्तिगत डेटा दर्ज करने के लिए क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है फिशिंग अटैक, बी। ये हमने हमारे वायरस वाले टॉपिक में पढ़ा था, तो उसी में से आया ये फिशिंग अटैक। बी आंसर सही है, जिन्होंने बी लिखा है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है इंडियन IT एक्ट 2000 में कानूनों को किस क्षेत्र के लिए तैयार किया गया था। इसमें इंडियन IT एक्ट जो है ये IT अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला है, यानी आंसर सी सही है। कई लोगों ने इसको इनकम टैक्स भी भरा है, बाकी इसमें आंसर सी सही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो साइबर अपराधों को रोकने के लिए जो कानून बना था 2000 से, उसी के बारे में ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, तो इसके अंदर ये होगा फ्लैश मेमोरी, क्योंकि बाकी तीनों सॉफ्टवेयर है। फ्लैश मेमोरी एक हार्डवेयर डिवाइस है, VLC मीडिया प्लेयर एक सॉफ्टवेयर है, गूगल क्रोम एक सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर है। फ्लैश मेमोरी जो सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक डिवाइस है जो मेमोरी कार्ड आपका लगता है, पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड, उसको बोलते हैं। इसमें आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 CD या DVD पर डेटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि लिखने की प्रक्रिया को आमतौर पर कहा जाता है। तो जो भी इसको हम आमतौर पर बोलते हैं CD या DVD को राइट करने की प्रक्रिया, CD DVD को रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को बर्निंग बोलते हैं। CD जब हम राइट करते हैं ना, मतलब CD में अपना कंप्यूटर का कोई डेटा CD में लेना है तो उसको बर्निंग कहते हैं, CD या DVD में। तो इसमें आंसर बी सही है, बर्निंग। क्वेश्चन नंबर 5 है SMTP का पूरा नाम क्या है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP का पूरा नाम है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6 दस्तावेज मुद्रित होने से पहले यह देखने के लिए कि दस्तावेज कैसा दिखाई देता है, किस कमांड का उपयोग होता है। व्हाट कमांड कैन बी यूज्ड टू चेक हाउ अ डॉक्यूमेंट विल लुक बिफोर इट इज़ प्रिंटेड। तो प्रिंट प्रीव्यू में हम देख सकते हैं, आप कोई भी MS वर्ड में या किसी भी प्रोग्राम में फाइल बनाओ, वो प्रिंट होकर कैसा दिखेगा, कैसा निकलेगा पेज पे, उसका क्या व्यू आएगा। तो फाइल मेन्यू में प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन होता है, उससे आप देख सकते हो प्रिंट होने के बाद पेपर पे कैसा दिखेगा। तो इसमें आंसर सी सही है, प्रिंट प्रीव्यू। क्वेश्चन नंबर 7 है रिक्त स्थान दिया हुआ है ब्लैंक। मूल और असंबद्ध प्रलेखन के प्रमाण प्रदान करने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग होता है। तो ये डिजिटल साइन के बारे में बताया गया है, डिजिटल हस्ताक्षर, जो आजकल डिजिटल रूप से कंप्यूटर में आपको सिग्नेचर करना है, और डिजिटल सिग्नेचर आप कहीं भी आपके अप्लाई कर सकते हो। तो ऑप्शन ए सही है, डिजिटल सिग्नेचर। क्वेश्चन 8 MS वर्ड 2010 में ब्लैंक दिया हुआ एक स्थान या पाठ का चयन करता है जिसे आप नाम और भविष्य के संदर्भ के लिए पहचानते हैं। तो इसमें होता है बुक मार्क, यानी MS वर्ड के अंदर भले कोई लंबी फाइल हो, आप पर्टिकुलर जगह को भविष्य के संदर्भ के लिए आप अगर रखना चाहो, यानी रेफरेंस के लिए, आपको उसकी दोबारा ज़रूरत पड़े, एक ही क्लिक पे आप सीधे उस भाग पे पहुंच जाओ जो भाग इंपॉर्टेंट है, तो आप उसमें बुक मार्क सेट कर सकते हो। तो बुक मार्क का टाइटल देके आप जो पॉइंट दिखाना चाह रहे हो, डायरेक्ट आप उस पॉइंट पे जा सकते हो। तो इसमें राइट आंसर होगा ए, बुक मार्क। क्वेश्चन नंबर 9 निम्न में से कौन आयकर सेवाओं के अंतर्गत आता है। मतलब इसमें ये दिया 4 ऑप्शन दिए, इसमें से इनकम टैक्स से रिलेटेड कौन सा है। तो इसमें हम इजीली पहचान पा रहे हैं कि ऑप्शन ए है, पैन कार्ड आवेदन और अपडेशन। क्योंकि देखिए बाकी सेवाएं जो है वो इनकम टैक्स से रिलेटेड नहीं है। जैसे बी रेलवे बुकिंग सेवा है, सी है टिकट रद्द करना, और डी है ऑनलाइन रिफिल बुक करना। तो ये गैस संबंधी है, और बी और सी रेलवे संबंधी है। तो इनकम टैक्स संबंधी केवल पैन कार्ड है। पैन कार्ड जो है वो आयकर के लिए काम आता है। पैन कार्ड इनकम टैक्स डिवीजन में आपका एक नंबर होता है जिसका पूरा नाम है परमानेंट अकाउंट नंबर। तो ऑप्शन ए सही है, पैन कार्ड आवेदन और अपडेशन। क्वेश्चन नंबर 10 निम्न विकल्पों में से ईमेल पते का एक वैध उदाहरण चुनिए। तो इसमें ईमेल एड्रेस कौन सा सही है। तो इसमें देखिए पहला जो ए ऑप्शन है वो वेबसाइट का एड्रेस है, दूसरा गूगल एक प्रोग्राम है, तीसरा जो एड्रेस है वो ईमेल एड्रेस सही है, और चौथा एक IP एड्रेस है। तो ऑप्शन सी सही है,
जिन बच्चों ने हमारी थ्योरी क्लास अटेंड की उनको ये सारे क्वेश्चन हमने बताए थे, इनमें से ही बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो ऑप्शन सी सही है, RACIT@vmou.ac.in। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MOOCs। तो ये मॉक्स का पूरा नाम है, तो मॉक्स का पूरा नाम है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। जो इंटरनेट पर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो उसी की सुविधा है मॉक है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से सबसे मजबूत पासवर्ड का चयन कीजिए। तो सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो हम देख पा रहे हैं, जो इजीली गैस नहीं हो, वो देखो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग कैसे होता है, जैसे ए ऑप्शन है 1 2 3 ABC, ये कोई भी गैस कर सकता है, कोई भी अनुमान लगा सकता है। तो पासवर्ड की खासियत होनी चाहिए कि आपको कोई भी आप इंटरनेट की वेबसाइट पे या नेट बैंकिंग या किसी भी आपके सोशल नेटवर्क पासवर्ड देना हो जो दूसरे एस्टिमेट नहीं कर सके, तो उसके लिए आपको अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों का सहारा लेना है। अल्फ़ाबेट में भी एक अक्षर उसमें कैपिटल होना ही चाहिए, बीच में कुछ स्मॉल होने चाहिए, @ या स्पेशल साइन जैसे होने चाहिए, और नंबर का भी प्रयोग होना चाहिए। तो इसमें अपने को ऐसा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सी दिख रहा है, VMOU@RSCIT123। तो इसमें सब आ गया, कैपिटल स्मॉल @123। तो इसमें सी ऑप्शन सही रहेगा, सी सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। क्वेश्चन 13, UPI का पूरा नाम क्या है। ये डिजिटल पेमेंट वाले टॉपिक से आया है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI का पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 13 में ए ऑप्शन सही है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो 4 स्टेटमेंट दिए, इसमें से एक गलत है, तीनों सही है। तो देखिए पहला ऑप्शन जो है हमारा, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में PDF फाइल एक डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं, PDF में एक डॉक्यूमेंट सेव करते हैं। तो ये ऑप्शन सही है कि वर्ड में अगर आप फाइल को PDF के रूप में भी सेव कराना चाहो तो सेव एज करके PDF दे सकते हो। ऑप्शन 2 है, MS वर्ड 2010 में एक फाइल प्रिंट करने के लिए Ctrl+P शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। किसी भी प्रोग्राम में फाइल करना हो तो उसका शॉर्टकट की Ctrl+P है। ऑप्शन सी है, जीमेल ईमेल भेजने के और प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये भी सही है। जीमेल एक ईमेल सेवा के नाम है, जो गूगल की ईमेल सेवा है उसको जीमेल बोलते हैं। और ऑप्शन डी, POS टर्मिनल वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण है, तो ये गलत है। क्योंकि POS क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन। आप जहाँ शॉपिंग मॉल में आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करके जो भुगतान करते हैं या पेट्रोल पंपों पे, वो जो मशीन होती है वो POS होती है। तो ये वेब ब्राउज़र से लेना देना नहीं है, कि वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है। तो इसमें ये डी कथन गलत है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा डी, क्योंकि डी में जो लिखा कथन है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 15, MS एक्सेल 2010 में लैन ब्रैकेट VMOU RSCIT का आउटपुट क्या होगा। तो MS एक्सेल में जो लैन फार्मूला, लैन का पूरा नाम है लेंथ, यानी लेंथ मापने के काम आता है कितने डिजिट का नाम है। तो लैन करके ब्रैकेट में जो नाम दिया है VMOU RSCIT, कुल मिला के 9 डिजिट हो रहे हैं। तो इसमें आंसर होगा 9। अब चूंकि लाइन ब्रेक हो गई, VMOU ऊपर लिखा है, RSCIT नीचे लिखा है, तो कुल अक्षरों की संख्या इसमें 9 हो रही है। लेकिन अगर बीच में अगर स्पेस हो तो हो सकता है वो 10 भी हो। तो चूँकि लाइन ब्रेक हो रही है इसलिए हम इसको समझ नहीं पा रहे। बाकी जो अक्षर 9 दिख रहे हैं तो इसमें 9 होना चाहिए, क्योंकि अगर स्पेस होता है तो वो भी काउंट होता है। अगर VMOU के बीच में एक जगह छोड़ा गया है तो 10 होंगे। तो फिलहाल जगह को हम अनुमान नहीं करते, तो इसमें 9 आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, ब्लैंक दिया हुआ राजस्थान के लिए SAS सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज या प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज पास के आधार पर end-to-end क्लाउड इनेबल है। तो इसमें होगा राजमेघ। राजमेघ ऑप्शन होगा इसमें, जो ऑनलाइन स्टोरेज के लिए है राजमेघ क्लाउड। क्वेश्चन नंबर 17, MS वर्ड 2010 में बुलेट और नंबरिंग टैब होता है। MS वर्ड 2010 में बुलेट और नंबर डालने के लिए इंसर्ट टैब में ये ऑप्शन होता है। तो इसमें होगा इंसर्ट टैब, ऑप्शन ए सही होगा हमारा, इंसर्ट टैब। क्वेश्चन नंबर 18, विंडोज़ 10 में रीस्टोर पॉइंट का उपयोग क्या है। तो इसमें हमारा आंसर बी सही है, कंप्यूटर में खराबी की स्थिति में कंप्यूटर को पुनर्प्राप्त करने के लिए। इसमें देखिए ऑप्शन बी इससे रिलेटेड सही है,
बट इसकी भाषा सही नहीं लिखी हुई है, क्योंकि रीस्टोर का क्या मतलब होता है कि अगर आपका कंप्यूटर ख़राब होता है ना, तो जो डेटा आपका चला गया वो डेटा आपको वापस रिकवर हो सकता है, उसको बोलते हैं रीस्टोर। तो क्वेश्चन नंबर 18 में रीस्टोर का उपयोग किया, तो इसमें ऑप्शन बी सही है, बी ऑप्शन। कंप्यूटर की खराबी की स्थिति में कंप्यूटर को पुनर्प्राप्त करने के लिए, बस इसमें लैंग्वेज थोड़ी गलत लिखी है। कंप्यूटर को पुनर्प्राप्त करने के लिए नहीं होता है, जो कंप्यूटर में डेटा आपका गया है पुराना, जो आपका सेव था लास्ट टाइम तक, उस डेटा को रीस्टोर पॉइंट से वापस प्राप्त किया जा सकता है अगर आपका कंप्यूटर बीच में ख़राब हो जाता है तो। क्वेश्चन नंबर 19 है, आप कंप्यूटर के सिस्टम की गति, भंडारण, प्रदर्शन के अनुसार कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। मतलब कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, उनकी गति, स्टोरेज कैपेसिटी और उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। हाउ कैन यू क्लासीफाई द कंप्यूटर सिस्टम अकॉर्डिंग टू द स्पीड, स्टोरेज एंड परफॉर्मेंस। तो इसमें हमने जैसा पढ़ा था कि ऑप्शन डी सही होगा। सुपर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, ये 4 कंप्यूटरों की इन सब विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है। जैसे सुपर कंप्यूटर में ये सारी जो विशेषता है वो सबसे ज़्यादा होती है, गति भी ज़्यादा होती है, भंडारण भी सबसे हाईएस्ट होता है और परफॉर्मेंस सबसे हाई लेवल का होता है। मेन फ्रेम में उससे कम, मिनी में उससे कम और माइक्रो में सबसे कम। यानी हमारे जो ऑफिस घरों में सबसे छोटे कंप्यूटर वो माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो देखिए, दो आपको दिए हुए टेबल, दोनों का मिलान करना है। तो पहला है एंड्रॉयड, वो सामने वाले कॉलम में किससे संबंधित है, तो एंड्रॉयड हम देख रहे हैं कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। क्रोम जो है वो हमारा ब्राउज़र है और फेसबुक है वो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। तो इसमें जो अपना पेयर बनेगा 1 के साथ होएगा 2, तो 1 के साथ 2 है अपने ऑप्शन नंबर 3 में। 2 क्रोम के साथ होगा फर्स्ट ब्राउज़र, तो 2 1, और 3 फेसबुक के साथ होगा सोशल नेटवर्क 3 3, तो अपना ऑप्शन सी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 20, MS एक्सेल 2010 में चार्ट में डेटा बिंदु का वास्तविक मूल्य होता है। तो ये जो डेटा लेबल्स है, तो डेटा लेबल्स उस डेटा को सही बताता है कि मतलब कौन सा डेटा की क्या वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 22, यह आपको चुनने में सक्षम बनाता है किसी दस्तावेज में पैराग्राफ को बाएं दाएं मार्जिन से कितनी दूरी ले जाना है। तो देखिए, इसमें इंडेंट होगा। इंडेंट का मतलब होता है कि आपको राइट साइड से कितनी जगह छोड़नी है और राइट साइड से कितनी जगह छोड़नी है कि आपका पैराग्राफ वहाँ से लिखा हुआ प्रदर्शित हो। तो इसमें इंडेंट आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, 2 ब्लैंक दिए गए हैं, क्रमशः सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के उदाहरण हैं। तो देखिए, कंप्यूटर में सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है घात और सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है आधार। आधार जो नीचे लगता है, घात जो ऊपर लगता है। जैसे अपन कहते हैं 2 स्क्वायर, तो 2 के ऊपर 2 स्क्वायर लगेगा, या 3 की घात 2, तो वो घात होगा सुपर स्क्रिप्ट। और जैसे फॉर्मूला होता है विज्ञान में H2O, तो वहाँ पे H के बाद 2 नीचे लगता है, तो नीचे होता है उसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट, जिसको अपन गणित की भाषा में आधार बोलते हैं। तो यहाँ पे घात ऊपर लगा है, आधार नीचे लगा है, तो वो ऑप्शन अपना बी सही है। बी में सुपर स्क्रिप्ट यानी XA, ये उसकी घात है ऊपर है, और दूसरा है XB, तो उसमें बी नीचे है घात, तो ये नीचे आधार है, तो ये सब स्क्रिप्ट। तो आंसर बी सही है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें देखिए 2 स्टेटमेंट दिए गए, इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, उसका अपने को पूरा कॉम्बिनेशन देखना है। तो पहला स्टेटमेंट अपन पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है, सेकेंडरी मेमोरी इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी। इस चीज़ को भी हमने हमारी लेटेस्ट क्लास में स्टडी किया था कि सेकेंडरी मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी है। तो ये गलत है, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी वॉलेटाइल नहीं होती। वॉलेटाइल का मतलब होता है कंप्यूटर में कि अगर लाइट जाने पे आपकी जो डेटा है, सूचनाएं नष्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं वॉलेटाइल। तो सेकेंडरी मेमोरी का मतलब ये होता है कि आपकी हार्ड डिस्क या जो परमानेंट मेमोरी है, हार्ड डिस्क हो, पेन कार्ड, पेन ड्राइव हो, मेमोरी कार्ड हो, तो ये सब सेकेंडरी मेमोरी में आता है। CD है, DVD है, ये सब चीज़ें सेकेंडरी मेमोरी आते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी का लाइट जाने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें डेटा जो सेव है वो सेव ही रहता है। दूसरा स्टेटमेंट है, मतलब पहला स्टेटमेंट अपना गलत साबित हो गया कि वॉलेटाइल नहीं है, नॉन वॉलेटाइल है, लाइट जाने पे फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये कथन गलत है। दूसरा स्टेटमेंट ये दिया, रोम एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, ये भी कथन, ये कथन सही है कि रोम नॉन वॉलेटाइल है, लाइट जाने पे रोम पे फ़र्क नहीं पड़ता, तो दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। तो पहला गलत, दूसरा सही, ये मैच वाला आंसर है अपना आंसर बी, कि व्यक्तित्व 1 गलत है और व्यक्तित्व 2 सही है। तो अपना इसमें आंसर होगा 2, ऑप्शन बी। जो पहला कथन ना, सेकेंडरी मेमोरी एक वॉलेटाइल मेमोरी है, ये गलत है,
और दूसरा जो है रोम एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 25, विंडोज़ 10 यूज़र इंटरफेस के नीचे भाग में मौजूद होती है, आमतौर पर हम इसमें स्टार्ट मेन्यू होता है। तो देखिए आप जैसे ही कंप्यूटर खोलते हो तो जो नीचे होता है जहाँ पे स्टार्ट मेन्यू सारे प्रोग्राम खुलने का बटन होता है, गोल गोल आइकॉन होता है, और लास्ट में एक टाइम लिखा होता है, टाइम टाइम कितने बजे क्या घड़ी चल रही है। तो ये जो नीचे वाली जो पट्टी होती है इसको हम कंप्यूटर में बोलते हैं टास्क बार। तो इसमें आंसर ए सही है, टास्क बार बोलते हैं सबसे नीचे वाली पट्टी। आप जब भी विंडोज चालू करते हो, कंप्यूटर आपका चालू करते हो, जो चालू होकर आपके सामने डेस्कटॉप आ जाता है, तो जहाँ पे स्टार्ट मेन्यू होता है गोल एक आइकॉन होता है और एक कोने पे टाइम लिखा होता है, तो वो जारी पट्टी, वो पूरी पट्टी टास्क बार कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, मॉडेम किसका संक्षिप्त नाम है? मॉडेम इज एब्रीविएशन फॉर। तो मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का एम ओ ले लिया और डी मॉड्यूलेटर का डी एम ले लिया, उससे वर्ड बना मॉडेम। तो इसमें आंसर डी सही होगा, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर का शॉर्ट फॉर्म है मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 27 लेते हैं, निम्नलिखित सेवाओं में कौन सी ई मित्र वेब पोर्टल का उपयोग करके लाभ नहीं उठा सकते? मतलब ये लिखा है 4 सेवाएं लिखी है, तो इसमें से कौन सी सेवा है जो ई मित्र द्वारा नहीं होती? तो चारों सेवाएं हम पढ़ते हैं। पहली सेवा है बिल का भुगतान करना, बिजली बिल का। तो ये बिजली बिल का भुगतान ई मित्र के माध्यम से होता है। ऑप्शन बी है पानी बिल का भुगतान करना, तो पानी बिल का भुगतान भी हम ई मित्र से कर सकते हैं। ऑप्शन सी है बोनाफाइड अधिवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना, तो ये भी सही है, बोनाफाइड या मूल निवास प्रमाण पत्र भी अपन ई मित्र से बनाते हैं। चौथा ऑप्शन है मोबाइल के बीच फाइलें साझा करना, ये गलत है, क्योंकि ई मित्र का मोबाइल के बीच फाइल ट्रांसफ़र करने से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, मोबाइल के बीच फाइलें साझा करना, ये ई मित्र का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, रिक्त स्थान का उपयोग 2 या 2 से अधिक मोबाइल उपकरणों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। अगर 2 फाइलों के अंदर किसी फाइल को ट्रांसफ़र करना हो तो वो हम ब्लूटूथ की सहायता से कर सकते हैं, जो इसमें ऑप्शन दिए उसमें से। गूगल ग्लास नहीं है, राजस्थान संपर्क नहीं है, गूगल मैप नहीं है, ऑप्शन ए सही है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ की सहायता से फाइलें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई फोटो वगैरह भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्वेश्चन 29, कॉम्बिनेशन कीज़ आर। कॉम्बिनेशन कुंजी है, कॉम्बिनेशन कुंजी मतलब जो कुंजी अकेले काम की नहीं है, वो किसी और कुंजी के साथ यानी और बटन के साथ वो बटन दब सकता है, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन की। तो इसमें देखिए, इसमें हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी सही है, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट। कीबोर्ड पे जो अल्टर बटन दिया है ALT, कंट्रोल CTRL और शिफ्ट बटन दिया है, ये तीनों कॉम्बिनेशन की है, यानी इसके साथ कोई और की बने लगेगी, जब जाके वो एक कॉम्बिनेशन पूरा होगा तभी वो बटन कोई फंक्शन को अप्लाई करेगा। तो ये ऑप्शन बी सही है इसमें, कॉम्बिनेशन की। क्वेश्चन नंबर 30, MS वर्ड में जूम स्लाइडर का क्या उपयोग है? तो कोई भी प्रोग्राम में जूम का मतलब क्या होता है, उसको बड़ा करके देखना। मतलब एक्चुअल टेक्स्ट आपका वैसा ही प्रिंट होगा जैसा आपका है, जैसे फॉन्ट 10 की सही 10 ही होगी, लेकिन आपको उसका व्यू बड़ा दिखेगा। तो इससे संबंधित अपन ऑप्शन दे सकते हैं, ऑप्शन ए सही है इसमें, टू इंक्रीज और डिक्रीज द व्यूइंग एरिया। हम हमारे हिसाब से जो आप देख रहे हो एरिया, आपका व्यू एरिया, उसको बढ़ा या घटा के दे सकते हैं। अगर कोई बड़ा फोटो है जो आप पूरी स्क्रीन पर आपके नहीं एडजस्ट हो रहा है, आप उसको पूरा देखना चाह रहे हो, तो आप जूम को घटा सकते हो, जिससे आपको पूरा पेज में वो दिख जाएगा। और अगर आपको बड़ा करके देखना है तो उसको बढ़ा सकते हो, तो जूम इन जूम आउट इसमें कर सकते हो। तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है, MS एक्सेल 2010 में फ्रीज पेन कमांड का क्या उपयोग है? तो इसमें देखिए, फ्रीज पेन कमांड का उपयोग, ये ऑप्शन बी सही है इसमें, रो और कॉलम शीर्षक को स्थिर रखने के लिए, ताकि वो वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय स्क्रॉल ना करे। टू होल्ड रो एंड कॉलम टाइटल इन प्लेस सो दैट दे डू नॉट स्क्रॉल व्हेन यू स्क्रॉल अ वर्कशीट। अब देखिए, जब एक्सेल में कोई टेबल बनती है तो उसका कोई पर्टिकुलर टाइटल वाला जो भाग होता है, जैसे कोई भी सारणी है, टेबल है, तो उसके ऊपर उसकी हेडिंग होता है। हेडिंग मतलब उसके टाइटल होते हैं पर कॉलम के, कि यहाँ पे नाम लिखा है, यहाँ पे रोल नंबर लिखे, यहाँ पे उसके सब्जेक्ट में नंबर लिखे, या परसेंटेज लिखे, या क्या डेटा लिखा है। तो जब बड़ी सारणी होती है, बड़ी टेबल, तो अपन जैसे ही स्क्रॉल करते हैं ऊपर, यानी नीचे वाला डेटा देखते हैं, तो ऊपर वाला डेटा चुप जाता है, फिर नीचे वाला अपने सामने रहता है। तब अपने को ये समझ में नहीं आता कि इसका ये ऊपर है क्या, ये संख्या किसकी लिखी है, ये कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स है, या परसेंटेज है, या टोटल है, या क्या है, या कोई रोल नंबर है। तो वो हेडिंग ऊपर छुप जाती है। तो अगर अपन फ्रीज पेन कमांड का उपयोग करते हैं तो वो हेडिंग वाली रो या कॉलम है वो स्थिर रहता है,
यानी आप भले कोई भी नीचे भी डेटा देखो, ऊपर वाली लाइन स्थिर रहेगी, उसके अलावा वो डेटा ऊपर से ऊपर जाएगा, तो अपने को हमेशा दिखेगा कि ये सीरियल नंबर है, ये रोल नंबर है, ये इसके मार्क्स है, ये परसेंटेज है। तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32, मान लीजिए MS एक्सेल में सेल B1, B2, B3 में कुछ संख्यात्मक मान है। इन सेलों में मौजूद मानों को न्यूनतम ज्ञात करने का सही फॉर्मूला क्या है? सपोज सेल B1, B2, B3 कंटेन सम न्यूमेरिकल वैल्यू इन MS एक्सेल। व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला टू फाइंडिंग द मिनिमम वैल्यू प्रेजेंट इन दिस सेल? मतलब ये है कि तीन इसमें एक्सेल में जो खानों को बोलते हैं सेल, तीन खानों में तीन अलग अलग वैल्यू दी गई है, एक में 10 है, एक में 20 है, एक में 30 है। तो इसमें सबसे कम से कम संख्या कौन सी है? 10, 20, 30 में सबसे कम कौन सी है? 10 है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला होगा जो ढूंढ के बता दे कि सबसे इसमें तीनों में सबसे कम वैल्यू इस सेल की है? तो उसके लिए MS एक्सेल में मिनिमम फॉर्मूला होता है मीन, जिसका शॉर्ट फॉर्म लिखा था मीन। फॉर्मूला ये होता है, बराबर लिखिए, मीन लिखिए और ब्रैकेट में तीनों सेल का एड्रेस दीजिए। जैसे B1 से B3 है तो B1 और 2 सेमीकोलन 2 बिंदी आती है वो, और B3, इस टाइप से देंगे तो आपका आ जाएगा। लेकिन हम इसमें देख पा रहे हैं इससे संबंधित ये है, लेकिन ये भी फॉर्मूला सही नहीं दिया है, ठीक है, कुछ इसमें मिस्टेक हुई है। B2 जो है ये मीन जो है 2 बार दे दिया, तो इसमें फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग इसमें ए सही होगा, बराबर मीन ब्रैकेट बन B1, उसके बाद B2, उसके बाद B3 होगा कॉमा, और फिर ब्रैकेट एक ब्रैकेट बंद हो जाएगा। लेकिन इसमें ये फॉर्मूला गलत दिया है। अगर आपने ए ऑप्शन भरा था इसके अकॉर्डिंग सही है। अगर आपने इसमें कोई आंसर सही नहीं देखते हुए नहीं भी भराया, गलत लिखा है, तो भी हो सकता है आपको इसमें बोनस मार्क्स मिले, क्योंकि इन्होंने ऑप्शन आंसर में वो ऑप्शन नहीं दिया एग्जैक्ट जो इसका फॉर्मूला होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यूनिवर्सिटी इसके लिए आपको बोनस मार्क्स देगी कि इसमें फॉर्मूला पहला सही होता है, लेकिन इसमें भी गलत लिखा है। बराबर मीन के बाद वापस बराबर लिखा है, मीन लिखा है, और 3 बार ब्रैकेट बंद किया, जबकि एक बारी ब्रैकेट इसमें बंद होगा, एक बारी ब्रैकेट खुलेगा। या इसमें सेल की रेंज भी दे सकते हैं, B1 और 2 बिंदी और फिर B3 सेमीकोलन का निशान। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 33, स्क्रीन लॉक विकल्प 9 डॉट्स की एक श्रृंखला के साथ एक विशिष्ट स्वाइप पैटर्न का उपयोग करके एंड्रॉयड डिवाइस को अनलॉक करता है। तो इसमें देखिए ये पूछ रहा है कि स्क्रीन लॉक ऑप्शन अनलॉक्स द एंड्रॉयड डिवाइस बाय यूजिंग ए स्पेसिफिक स्वाइप पैटर्न अलोंग अ सीरीज ऑफ 9 डॉट्स। 9 डॉट की सहायता जो अपन वो करते हैं ना, कोई मोबाइल का लॉक खोलते हैं तो उसको स्क्रीन लॉक बोलते हैं, तो वो उसको बोलते हैं पैटर्न, उस तरीके को कि अपन ने पैटर्न सेट किया है, पैटर्न लॉक। तो वो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, पैटर्न लॉक। तो पैटर्न लॉक में 9 बिंदु दिए, उसको अपन जैसा भी अपने हिसाब से आकार बनाना चाहे वो बना लेते हैं। जो आपने अगर मोबाइल में सेव किया था आपका वो आकार मैच होगा तभी आपका मोबाइल खुलेगा। तो ये पैटर्न लॉक के बारे में पूछ रहा है। इसमें थोड़ा भाषा जटिल होती है, थोड़ा आप समझेंगे तो आपको आंसर ज्ञात हो जाएगा। ये पैटर्न के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 34, द पर्पज ऑफ SSO सिंगल साइन ऑन इज टू। SSO ID का क्या उद्देश्य है? तो इसमें देखिए ये चारों उद्देश्य है, तीनों उद्देश्य है। हेल्प डेस्क की लागत कम करता है, ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाता है, उत्पादकता को बढ़ाता है। यानी गवर्नमेंट की सर्विसेज है, गवर्नमेंट में सारे जो सर्विसेज एक ही माध्यम से होती है, इसलिए इसको बोलता है सिंगल साइन ऑन। एक ही लॉगिन करने से आपको राजस्थान सरकार की सारी सुविधाएं मिल जाएगी। तो हेल्प डेस्क की लागत भी कम आती है। सरकार की जो सहायता विभाग है तो उसमें भी इनको खर्चा कम आता है। आप ई मित्र के माध्यम से अपना काम करा लेते हो, आप खुद की SSO ID से घर बैठे भी आप ये सेवाएं ले सकते हो। आपकी संतुष्टि भी बढ़ती है और प्रोडक्टिविटी यानी कम समय में ज़्यादा कार्य होते हैं, तो सरकार का खर्चा भी बच रहा है। तो ये सभी है इसमें। अब लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, MS PowerPoint 2010 में स्लाइड को नहीं डाला जा सकता। यानी MS 2010 की स्लाइड में क्या चीज़ नहीं डाल सकते? गणितीय समीकरण यानी मैथमेटिकल इक्वेशन, या वीडियो फाइल, या ऑडियो फाइल, या मॉडेम। तो हम देख पा रहे हैं कोई भी फॉर्मूला अपन डाल सकते हैं, वीडियो फाइल भी डाल सकते हैं, ऑडियो फाइल भी डाल सकते हैं, फोटो इमेज कुछ भी डाल सकते हो। लेकिन ये जो ऑप्शन डी है ये मॉडेम है। मॉडेम कोई सॉफ्टवेयर या कोई टूल या कोई कमांड ऑप्शन नहीं है। मॉडेम एक अलग से हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर के साथ लगता है। तो ये MS PowerPoint स्लाइड में नहीं डाला जा सकता। तो ये इससे भिन्न है। वैसे भी मॉडेम एक हार्डवेयर डिवाइस है, बाकी सभी सॉफ्टवेयर कमांड्स दिए हुए हैं या डेटा टाइप दिए हुए, तो इसमें मॉडेम आंसर सही होगा डी। उम्मीद करता हूँ कि आपने अपने जो क्वेश्चन दे के आए उसकी ओएमआर शीट आपके पास होगी, आपने जांच किए होंगे, तो आपको आंसर आने से पहले, रिजल्ट आने से पहले आपको ज्ञात हो गया होगा कि आपके कितने मार्क्स आएंगे। जो ये 35 प्रश्न है, पर प्रश्न 2 नंबर का है, यानी 70 नंबर का एग्ज़ाम है। अगर आप 70 में से 14 प्रश्न सही किए तो आपके 28 नंबर आ जाएंगे और आप पास हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इससे ज़्यादा ही नंबर आएंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन RICT संबंधी, कंप्यूटर संबंधी
और भी सरकारी नौकरियों संबंधी आपको हम इसमें देते रहेंगे ज्ञानवर्धक बातें। और हाँ, अब इस एग्ज़ाम के बाद क्या करें, इसे आप आज का मिलान कर लीजिए। अगर आपका सही है, 14 प्रश्न सही हो रहे हैं तो 28 नंबर आप पास हो जाओगे। प्रैक्टिकल के नंबर अलग से जुड़ेंगे। और अगर आपके 14 से कम सही है तो आपको अपने सेंटर पे जाके पुनर्परीक्षा के लिए आवेदन करना पड़ेगा, री एग्जाम। अगर कोई लड़का चूक गया है, एब्सेंट रहा है या फेल हुआ तो वो भी अगली बार जो परीक्षा होगी उसमें शामिल हो सकेगा। केवल री एग्जाम फीस भर के आप शामिल हो सकते हो। और इसका आगे कैसे रिजल्ट आएगा, इसकी एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते के अंदर ही लगभग आंसर की आ जाएगी पहली यूनिवर्सिटी द्वारा। फिर पहली आंसर की के बाद आपसे सुझाव मांगे जाएंगे कि उस आंसर की में आपको कोई ऑब्जेक्शन है। तो कई लोग इसमें ऑब्जेक्शन देंगे, जैसे हमने एक प्रश्न में देखा कि उसमें आंसर सही नहीं दिया है, तो वो ऑब्जेक्शन कंपनी उसको देखेगी, उस ऑब्जेक्शन को देखेगी। अगर वो ऑब्जेक्शन सही निकलता है तो 2 हफ्ते बाद एक और आंसर की जारी करेगी, फाइनल आंसर की। उसके आधार पर ही रिजल्ट जारी होगा। तो फाइनल आंसर की में तय हो जाएगा कि उसी के आधार पर आपकी कॉपियाँ चेक होगी और फिर उसके हफ्ते 2 हफ्ते बाद रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट VMOU की साइट पर आएगा, जिससे आपको टेम्परेरी पता चल जाएगा कहीं उपयोग करना तो आप उसकी मार्कशीट प्रिंट निकाल कर ले सकते हो। ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है वो एग्जाम के लगभग 4 से 6 महीने बाद आते हैं। मतलब अभी फरवरी में एग्जाम हुआ तो हम संभावना उम्मीद करते हैं कि ये फरवरी वाले सर्टिफिकेट सामान्यतः जून जुलाई में आने चाहिए। जुलाई से पहले आने की संभावना नहीं लगती। जुलाई में आपको फरवरी के सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। और किसी भी क्वेरी हो किसी प्रकार की तो आप हमारे ईमेल ID saigurukul.pinwada@gmail.com पे दे सकते हो, कर सकते हो, या मेरे मोबाइल नंबर पे पूछ सकते हो, या आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।